वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमारा लास्ट सेशन था कोल इंडिया लिमिटेड के प्रिपरेशन के बारे में, हाउ टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन कोल इंडिया विद उज्जवल कुमार, दैट वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। और अभी भी उस पर बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया और हमें बोला कि सर एक सेशन और इन रिगार्ड टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर विच वाज देयर लास्ट ईयर अराउंड। इस बार कोई भी नोटिफिकेशन इन रिगार्ड टू क्वेश्चन पेपर नहीं आया है कि सिलेबस इन रिगार्ड टू सिलेबस के क्या सिलेबस होगा। ना ही कोल इंडिया ने कोई सच क्लैरिफिकेशन दिया है उसके रिगार्डिंग। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने उज्जवल जी से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स चाह रहे थे कि उज्जवल जी फिर से आए और एक बार उनको गाइड करें। तो फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं मिस्टर उज्जवल कुमार। थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर बीइंग विद अस अगेन। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच उज्जवल। Thank you, sir, and very good evening to all. ओके, सो उज्जवल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। कि लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर था, देखिए जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दो पार्ट्स में होता है। एक पार्ट कॉमन होता है सारे एस्पिरेंट्स के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड, तो जिसमें कि रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। बट हमारे लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो होता है लीगल का पार्ट। कि लीगल का जो क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन से एरिया से वो आ रहे हैं। तो एक जनरल एनालिसिस हम कर लेते हैं, और आपने बहुत मेहनत करके एक प्रॉपर एनालिसिस उसका किया है, तो आपकी परमिशन के साथ वो मैं शेयर करना चाहूंगा। Sure, ऑल sir. राइट। तो जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको पूरा एक ब्रेकअप बता देता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। और ये देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉपर एनालिसिस ये उज्जवल जी ने किया है कि कौन से क्वेश्चंस किस पार्ट से लिए गए हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, उज्जवल 100 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। तो आपने जैसा एनालिसिस किया है उसमें से लास्ट ईयर 21 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है, मोर देन 21% वेटेज एक सिर्फ लोन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को है। तो 21% ऑलमोस्ट, मतलब जहां पे इतने सारे एक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे 21 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो ये बात प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखने वाली है कि आप कोई ऐसे प्रोविजन या कोई ऐसे सब्जेक्ट पे अपना टाइम वेस्ट ना करें जहां पे आप, अगर आपके पास 100% टाइम है तो आप 80% किसी दूसरे टाइम आपको। अब ये हमने चार्ट जो बनाया है, जो उज्जवल ने इतनी मेहनत करके ये चार्ट प्रिपेयर किया है, वो इसी पर्पस से किया गया है कि आप अपना फोकस लूज ना करें। ठीक है, तो उज्जवल हमने देखा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से, 21 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए। उसके बाद अगर हम मेजर एक्ट्स पे आते हैं, बड़े बड़े एक्ट्स पे आते हैं, तो आईपीसी से 9 क्वेश्चन हैं, हाँ, क्वेश्चन। सीपीसी से 13 क्वेश्चंस हैं, 13 आई थिंक। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीपीसी से पूछे गए हैं। और उसके बाद सीआरपीसी से भी 9 क्वेश्चन है, एविडेंस से 11 क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट से 11 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एक्ट जो है अपना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मेजर आपका पोर्शन कवर हो गया। और एनआई एक्ट कितने लोग, मतलब ये एक्ट हो सकता है पढ़े भी ना, छोड़ देंगे, इतना छोटा एक्ट है, कितने ही क्वेश्चन एनआई से पूछे जाएंगे। बट आठ आठ क्वेश्चन एनआई से पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो अगर हम देखें, चंक देखें, और उसके बाद फिर बाद में जो 4 क्वेश्चन लिमिटेशन, 2 रजिस्ट्रेशन, 2 एसआरए और 1 क्वेश्चन कोर्ट फीस एक्ट से भी पूछा गया है। तो ये टोटल ब्रेकअप था हमारा लास्ट ईयर अराउंड। तो इससे एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि आपको बहुत ज्यादा जो छोटे एक्ट्स होते हैं, जहां पे मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि लेबर लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, आपको ऐसा हो सकता है, लग रहा है कि जो छोटे एक्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लास्ट ईयर हमें ये वाली चीज देखने को नहीं मिली। ना ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से एक भी क्वेश्चन पूछा गया उज्जवल, ना ही आपके मिनिमम वेजेस एक्ट से पूछा गया है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट एंड लेबर एबलिशन एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस जी।
हाँ नहीं, ये जो लेबर लॉ है ये इतना वास्ट है। ये मेरे हिसाब से ये एएलसी वाले एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी एएलसी एग्जाम में पूछा जाता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम में। कोल इंडिया के एग्जाम में लास्ट टाइम भी नहीं पूछा गया था, उससे पहले भी नहीं पूछा गया था लेबर लॉ। तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा लेबर लॉ, इतना वास्ट है और इतना कम टाइम है कि लेबर लॉ जो है वो पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ऑल राइट, ग्रेट। तो ये बहुत, देखिए, एक एक मिनट आपका रेलेवेंट है इस वक्त। अगर आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो हर एक मिनट की रेलेवेंस आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 7 तारीख को ही एग्जाम है। तो हर एक मिनट को आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। जैसे उज्जवल जी ने बताया कि आप ऐसे एक्ट्स के पीछे ना भागें, 4 एक्ट आप नए ना निकाल लें, उनके पीछे भागना शुरू ना कर दें कि उससे भी पूछा जा सकता है, उससे भी पूछा जा सकता है। ये ब्रेकअप आपके सामने लाया ही इसलिए गया है जिससे कि आप फोकस्ड रहें, आप मेजर एक्ट्स पे ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दें, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट और एनआई एक्ट को मत छोड़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी एनआई एक्ट प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं है लॉ स्कूल में, तो उनको लगता है कि इससे कितना ही पूछ लेंगे एनआई एक्ट से, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट एक्ट्स। और ये वाली चीज यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। 8 क्वेश्चन आए हैं और बहुत ज्यादा आप लेबर लॉज जो हैं, कम से कम लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उससे ये देख के नहीं, और जैसे उज्जवल जी ने बताया कि उससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसमें लेबर लॉ बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसके बारे में परेशान नहीं होना है। अब हम आ जाते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे और क्वेश्चन बेस्ड कितने थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स देवर 82। देयर वर 82 क्वेश्चन उज्जवल जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन केसेस वर 18। तो मतलब डायरेक्ट 18 क्वेश्चंस आप कह रहे हैं कि केसेस से आ गए। केसेस से आए थे। और उसको भी आपने बहुत अच्छे से इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में कि लैंडमार्क जो केसेस थे दे वर 12 एंड अदर केसेस आस्क्ड वर 6। तो अगर जब आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की तो लैंडमार्क केसेस पे आप ज्यादा ध्यान दें। बहुत ज्यादा केसेस, आपको 400 केसेस की लिस्ट बना के रखने की जरूरत नहीं है। आप लैंडमार्क केसेस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, क्रिमिनल का हो गया, अभी हम थोड़ा सा स्निपेट देखेंगे क्वेश्चन पेपर का तो उसे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है। उज्जवल, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर बिल्कुल, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लॉ पेपर में आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 80 तो स्कोर करना ही होगा क्रैक करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि जो अदर केसेस हैं, जो अनकॉमन केसेस हैं, वो ओनली 6 वेर आस्क्ड। तो ज्यादा केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लैंडमार्क केसेस वैसे केसेस हैं जो हर लॉ स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा। इसमें भी लैंडमार्क केसेस में मोस्टली जो केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे और उसके उनके लैंडमार्क केसेस पे भी। तो इसमें हमारा कवर हो जाएगा। जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है तो 82 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड लास्ट टाइम फ्रॉम कॉन्सेप्ट ओनली। तो 82 में हमारा जो है इजी टू मॉडरेट जो है अराउंड 70 थे। तो अगर हम 70 इजी टू मॉडरेट देखते हैं जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन से हो सकता है, और प्लस 12 लैंडमार्क केसेस, तो हमारे जो कैंडिडेट के स्कोर जो है इजिली जो 80 क्रॉस कर जाएंगे, 82 हो जाएंगे इनफैक्ट। तो ये पॉइंट मैं शेयर करना चाहता था सभी कैंडिडेट से। Great, great. That is a very, very relevant point for all the aspirants who are appearing for this exam. के फोकस्ड रहिए, 40 रिसोर्सेज के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, और ना अभी आपके पास इतना टाइम है। और जो फोकस्ड रहेगा, जो अपने रेलेवेंट टेक्स्ट से स्टिक करेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, उसका ये एग्जाम निकल जाएगा। अब आइए उत्कर्ष, हम एक बार जो पास्ट का क्वेश्चन पेपर है, ऑलरेडी मैं बताना इसमें चाहूंगा। हम्म। एक बात मैं आप ही ऐड करना चाहता था जी। कि अभी स्टेट्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से वो पैनिक मोड में आ जाएंगे। हम्म। तो आराम आराम से पढ़े, या बेर एक्ट पढ़ रहे हैं तो बेर एक्ट पढ़े,
और अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। एमसीक्यू एमसीक्यू जितने पुराने क्वेश्चंस हैं जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के या जहाँ के भी, तो उनको जो है क्वेश्चन बैंक से ना करना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अभी इस टाइम में। ग्रेट ग्रेट। जितना ज्यादा एमसीक्यूज हो सकता है उतना ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। बहुत ज्यादा आपको बुक लेके रटने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो आप उस हिसाब अभी से। कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अभी मात्र हमारे पास 4 दिन बचे हैं। तो अभी बुक टच नहीं करना है, बस जो हमें बैरक, अगर हमें कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है तो बैरक देख सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि अभी सिर्फ एमसीक्यूज देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट। ओके उज्जवल, एक बार हम जस्ट इन ऑर्डर टू गॉज कि पेपर कैसा आया था, तो एक बार हम क्वेश्चन पेपर जो है नेचर जानने के लिए कैसे क्वेश्चंस आए थे एक बार हम देख लेते हैं। सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है, दिस इज ऑलरेडी देयर ऑन आवर चैनल। उसका लिंक हम फिर से, ये वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है उसके वहाँ पे हम इसका लिंक डाल देंगे। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है। हमें एक बार, जैसे मैंने बताया, ये सब जो रीजनिंग वगैरह का है उसको हम नहीं देखेंगे। एक बार हम डायरेक्टली चलते हैं लॉ वाले क्वेश्चन पेपर्स, लॉ वाले क्वेश्चंस पे। तो 100 क्वेश्चन लॉ के आए थे, तो यहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। तो जैसे उज्जवल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है इस केस पे। इसमें इसमें एक और चीज है, जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे होंगे तो पहले अगर देखेंगे तो पहले कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी पूछे गए। जैसे पहला ही क्वेश्चन जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लैंडमार्क केस नहीं है ये। इसमें करेक्ट लोगों को करेक्ट। केस के बारे में पता होगा। इसमें हम्म। ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो पता है लोगों को। ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने डाउन किया था कि पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू लॉज एन एफआईआर। पर करेक्ट। ये जो केस है ज्यादा फेमस नहीं है, तो पहला ही क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे हम हम्म। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है इजी इजी और मॉडरेट लेवल के हैं। जैसे बिल्कुल सही। सेकेंड क्वेश्चन लैंडमार्क केसेस है, लैंडमार्क केस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और ये सबको पता होगा ये ये केस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर रूल कौन से केस में दिया गया था डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग? बिल्कुल सही कह रहे हैं उज्जवल, ये जनरली सबको पता होता है जिन्होंने क्रिमिनल लॉ। जी उज्जवल। क्रिमिनल लॉ में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी, दोनों उसमें है ना। करेक्ट तो ये केस सबको पता रहता है। अगर हम करेक्ट। उसके बाद आप थर्ड में, तो थर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। ये हम्म। सेक्शन आ गया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। फिर लेकिन फिर अगर हम फोर देखते हैं तो सिंपल, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन बेस्ड है तो जिन्हें सेक्शन किया होगा उनको बैरक से या एमसीक्यू से देखा होगा तो उनको सेक्शन याद होगा ये। करेक्ट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। लीडिंग क्वेश्चन कैन ओनली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हम्म। करेक्ट। ये तो जो हम है कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित तो है। कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। तो हम्म। ये भी क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का, इजी तो नहीं, मॉडरेट लेवल का जी। है। तो फिर जैसे उसके जैसे, बाद जो जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उज्जवल, तो हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जैसे नाइन्थ क्वेश्चन आप देखिए, जिसने भी सीपीसी पढ़ा है उसे आइडिया होगा कि सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स के बारे में बात करता है। जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे 42nd अमेंडमेंट के बारे में पता होगा। तो ये बहुत जैसे जो डिफिकल्टी लेवल है, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आर, मतलब जिसको कह सकते हैं कि बहुत जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट टू इजी ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफिकल्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। डिफिकल्टी अगर कोई कैंडिडेट फेस करेगा तो वही जो अनकॉमन केसेस हैं, नॉन लैंडमार्क केसेस हैं, उनमें जो जी। 6 क्वेश्चन लास्ट पूछा था उन्होंने, तो वो सबके लिए ही डिफिकल्ट होगा। अच्छा। तो सबके लिए हाँ। डिफिकल्ट होगा, तो किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। जी। जैसे जैसे आपने बोला कि प्रिंसिपल बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्लेटन्स रूल है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि
हर जगह सबने पढ़ा ही होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आइडिया होगा कि क्लेटन्स टूल क्या है। बट आप नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है, मतलब जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। रेस जेस्टी कहाँ डेफिनेशन, लिया गया है? जी अगर कैंडिडेट अगर डेफिनेशन को क्लॉज को अच्छे से देखेंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है डेफिनेशन क्लॉज। और जो बेसिक डेफिनेशन से पूछा, जैसे ये गिफ्ट का वाला क्वेश्चन, ये जो है जी। डेफिनेशन से पूछा है। हम्म। जी। तो वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पूछा गया है, फिर बाद में आप डैमेजेस के बारे में, कॉम्पनसेशन के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 13 के बारे में पूछा गया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आए हैं, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आप एक नजर में देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ी बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपने कोर्स अगर कवर किया है जैसा हमने बताया, पहला जो शीट हमने जो दिखाई है, तो उससे आप आराम से इसका जो कम से कम जो बेसिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। कट ऑफ तो बहुत नजदीक आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना नजदीक आ पा रहे हैं, कितना आप इसको सब सप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने दूसरे परफॉर्मेंस के साथ, दूसरे पेपर के परफॉर्मेंस के साथ। नहीं, कई काफी सारे लोगों का डाउट था कि केस लो हम ज्यादा देखे या नहीं, तो मैं फिर कहूंगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आए थे, इजी क्वेश्चन ज्यादा आए थे, इजी और हम्म। मॉडरेट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पे हम्म। ज्यादा फोकस। केसेस जो है मोस्टली जो है वो लैंडमार्क केसेस थे जो सबको पता रहते हैं। तो हम्म। कॉन्सेप्ट पे ही फोकस ज्यादा करना है कैंडिडेट्स को। हम्म। तो मतलब आप सिली मिस्टेक्स ना करें। आप बेसिकली 20%, अगर आपने ऑलरेडी लॉ की पढ़ाई अच्छे से करी हुई है, इसकी तैयारी अगर ठीक ठाक, अगर जैसे जब हमारा पहला वीडियो आया था 1 महीने पहले, अगर तब से आपने जिस तरीके से बताया प्रिपेयर करने का, उस तरीके से अगर प्रिपेयर करना आपने शुरू कर दिया है, तो अभी तक आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो गया होगा। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर डैश इयर्स ऑफ एज, तो आई थिंक। जी। बहुत इजी को ये जिन्होंने भी पढ़ा होगा आईपीसी कॉलेज में भी, बाद में वो भी आराम से इसको जो है इसको बता कर सकते। पाएंगे। जी, जैसे सेक्शन 651 सीपीसी के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद फिर बाद में 42nd अमेंडमेंट के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। फिर से हम्म, सोशलिस्ट सेक्युलर। तो हम्म, आप फिर से बार बार हम ये वाली चीज पे क्यों एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि आप छोटे एक्ट्स और जो इनकॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स हैं उनके पीछे ना भागें। आपके जो मेजर एक्ट्स हैं उनको कवर करें, आपका ये पेपर निकल जाएगा। तो और सीपीसी मैं ऐड करना चाहता हूँ, सीपीसी में सेक्शंस कम ही हैं जो जी। बाकी हैं, और ऑर्डर्स हैं। तो अगर हम सेक्शन को देख लेते हैं एक बार, तो सेक्शन से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। जी। तो उज्जवल, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो क्वेश्चन पेपर नहीं, आता है? लास्ट टाइम भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है निगेटिव तो मार्किंग। तो आपका। हम्म। जो क्वेश्चन जाए उनको कैंडिडेट्स जो है वो अपना एक यूनिफॉर्म वे में ए बी या सी कोई भी लेकर जो है ना पूरा मार्क कर सकते हैं, कि उसमें उनको चांस रहेगा कुछ मार्क्स आ जाएंगे उनको, एडिशनल मार्क्स। जो जैसे ओके। जो उनको नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं पता उनको वो छोड़ दे, हम्म। बाद में हम्म। जब टाइम कम फिनिश होने वाला हो उससे पहले कोई यूनिफॉर्मली ए बी सी, बी और सी ज्यादा रहते हैं तो बी या सी अगर यूनिफॉर्मली अगर कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी है 20% तक उनके जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो सही हो जाए। ओके। तो ये वाली 20। चीज ध्यान रखें कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। जस्ट बिकॉज आप किसी का सवाल नहीं जान रहे हैं, ये नहीं है कि आपको उसे छोड़ देना है। बट फिर भी मतलब एक बार, क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड रहा है, तो हो सकता है इस बार भी सेम ट्रेंड रहे। इसको क्या कहते हैं कि चेंज ना करे कोल इंडिया, बट फिर भी आप इंस्ट्रक्शंस एक बार जाने से पहले पढ़ लें। उज्जवल, ये रही हमारी बात एज फार एज द क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न। अब हमारे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे पुराने वीडियो पे जहां पे लोग बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव थे आपके नेचर ऑफ जॉब को लेके, कि जब आप कोल इंडिया में थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था। ये पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी क्वेश्चन जिसके ऊपर क्लैरिटी मांगी है वो ये है कि आपकी पोस्टिंग्स जनरली कहाँ पे रहती थी, जॉब टाइमिंग्स कैसी रहती थी आपकी? पहले मैं नेचर ऑफ वर्क पे आता हूँ। नेचर ऑफ वर्क जो है, आप इन हाउस काउंसिल हो, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर होता है उस तरह के हो आप, तो आपका जो मेजर जो काम है वो लीगल ओपिनियन देना है। लीगल ओपिनियन,
और दूसरा और लीगल वेटिंग करना, डॉक्यूमेंट्स के लीगल वेटिंग, जो आपके पास आएंगे तो उनको लीगल वेटिंग करना। और तीसरा जो काम है वो है इंगेजिंग इन एडवोकेट्स, जो आपके बिहाफ में कंपनी के बिहाफ में कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपियर हो रहे हैं, उनको इंगेज करना और उनको ब्रीफ करना। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनसे फैक्ट्स गैदर करके फिर उनको ब्रीफ करना एडवोकेट्स को। वो मेजर काम है। वही वही काम आप एज ए लॉ ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल कोल इंडिया में रहने वाला है। और जहां तक पोस्टिंग की बात है तो ये एग्जीक्यूटिव मतलब ऑफिसर ऑफिसर का जॉब है। तो कोल इंडिया जो है ये पेरेंट कंपनी है और ओके। वो कोल इंडिया सेंट्रलाइज रिक्रूटिंग करती है। उसके बाद कोल इंडिया के अंदर जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, अलग अलग 8 सब्सिडरी कंपनीज है उनके। तो फिर वो उनको जो है कोल इंडिया जो है कुछ लोगों को अपने हेडक्वार्टर यानी कोलकाता, और बाकी लोगों को जो सब्सिडरीज के हेडक्वार्टर्स है वहां पे पोस्टिंग मिलेगा। ओके। कैंडिडेट्स जो है एक बार देख लेंगे कि क्या क्या सब्सिडरी कंपनीज है, मैं उनको नहीं करूंगा ना, देख सकते हैं कि वो सब्सिडरी कंपनीज कहाँ। मेजरली 3 सब्सिडरी कंपनीज जो है झारखंड में है, सबसे ज्यादा हम्म। झारखंड में है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में है एक, फिर एक महाराष्ट्र में है, हम्म। और एक जो है उड़ीसा, और एक बंगाल में भी है, ओके। और एक छत्तीसगढ़ में है। तो कैंडिडेट्स देख लेंगे उनको जो है सब्सिडीज के हेडक्वार्टर्स जो है उनके, हम्म। उनको एक बार वो, क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो एक कैंडिडेट्स जो है एक बार एक्वेंट हो जाए कि कोल इंडिया के अंदर कितने सब्सिडीज कितनी है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ, हम्म। पोस्टिंग। ओके। ओके, ग्रेट। तो जो पोस्टिंग्स होती हैं जनरली आप कह रहे हैं कि या तो कोल इंडिया अपने हेडक्वार्टर्स में रखता है या अदरवाइज सब्सिडरी कंपनीज में। तो फॉर एग्जांपल तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मेट्रोज में ही रहें। जैसे कि उज्जवल जी ने बताया कि अगर आपकी ऐसी कोई सब्सिडरी कंपनी में हो जाती है जिसकी लोकेशन रिमोट है, तो आपको वो कंसर्न रिमोट लोकेशन में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो एक पोस्ट ये रही पोस्टिंग की बात और काम की बात। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी था उज्जवल कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था और आपने कितना स्कोर किया, और इस टाइम हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। लास्ट टाइम जहां तक मेरे स्कोर की बात है, मैंने 162 स्कोर किया था। 162 और आउट ऑफ 300? 200? नहीं, 200, आउट ऑफ 200 162 मेरा 162? स्कोर, ग्रेट। 162। और 162। उसमें 3 क्वेश्चंस जो थे कैंसिल हो गए थे, तो ओके। मेरे अल्टीमेटली मेरे 160 आए थे। इसके साथ साथ जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू, तो 10 मार्क्स में मेरे 10 मार्क्स इंटरव्यू में मेरे 7 मार्क्स आए थे। ओ, तो ग्रेट। इस बार क्योंकि इंटरव्यू नहीं होने वाला, इस बार हम्म। इंटरव्यू नहीं होगा, तो मान के चल सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो क्वेश्चन पेपर के लेवल पर है। करेक्ट, अगर करेक्ट। जैसा इस बार का जैसे हाँ उज्जवल, सुन पा रहे हैं? हाँ 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 सर, वो बीच में लग हाँ, कोई डिस्कनेक्ट। बात नहीं, कंटिन्यू करें। हम्म। तो इस बार का अगर हम जैसा देखें तो हम्म। मान के चल सकते हैं कि आउट ऑफ 200 जो है, वन वन सिक्स 160 और 161 जो है ना, ओके। वो कट ऑफ जाएगा। अगर तो पिछले मतलब साल के अगर हम देखते हैं। एज कंपेयर टू हम्म लास्ट ईयर अगर हम देखें तो हाई कट ऑफ ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हम्म। विच आर देयर, तो आप मतलब हमेशा और हायर साइड के लिए ही एम करके चलिए कि अराउंड 160 हम एक बेंचमार्क रख के चलते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आता है, अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन पेपर आए तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ कम हो सकता है। ठीक है। नहीं, 160 to 165 कट ऑफ जा 160 टू सकता है। 160। नंबर ऑलराइट। नंबर ऑफ इस बार अगर हम्म। उज्जवल, आवाज आ रही है हमारी? जी जी सर। जी तो जी, कट हाँ। ऑफ जो है, कट ऑफ का ये 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि कट ऑफ जो है, लेवल क्वेश्चन का लेवल क्या है, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट। हम्म। और दूसरा जो है नंबर ऑफ सीट्स और कैंडिडेट्स।
ये दो करेक्ट। फैक्टर पे करता है। इस बार क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं हम्म। लास्ट टाइम से, तो हम्म। लास्ट टाइम से तो कट उस हिसाब से कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे जाना चाहिए। ओके। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा दिए होंगे तो फिर वो जो है फिर जो कट ऑफ जो है थोड़ा हम्म। ऊपर जाएगा। तो मतलब ऊपर। बैलेंस होने की संभावना है। वो लास्ट में ही पता चल पाएगा कि कितने कट ऑफ ऑल जाएंगे, लेकिन 160 प्लस कह सकते हैं कि 160 प्लस जो है कट ऑफ। ऑल ओके, दैट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच उज्जवल। आप फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, फिर से आपने बच्चों को इतना अच्छे तरीके से गाइड किया, एंड आई थिंक दिस इज द फाइनल वर्ड बिफोर वी से गुड बाय, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल आपका। एक बार सेशन हो जाए तो मे बी हम एक फीडबैक सेशन और करेंगे नए, जब हमारे पास इस बार का क्वेश्चन पेपर आ जाए। बट उसके पहले फिर से पूरी द मेंटरशिप टीम की तरफ से और सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना अपना इनवैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया और इतने अच्छे से इंसाइट दिया बच्चों को, इतने अच्छे से आपने बच्चों को गाइड किया। थैंक यू सो मच उज्जवल। थैंक यू सर। और कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, विदाउट पैनिक, विदाउट टेंशन। जस्ट रेगुलर जो है एमसीक्यूज लॉ में देखें। अभी टाइम क्योंकि काफी कम है, तो जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके उतना देखे वो। ठीक। ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू। बाय थैंक यू सर। सो मच उज्जवल। ठीक है, ओके।